तो आज हम भारत के नक्शे पर ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो किलोमीटरों में नहीं बल्कि करोड़ों सालों में नापा जाएगा। बिल्कुल। हम उन पहाड़ों और पहाड़ियों की कहानी में उतरेंगे जो हिमालय के जन्म से भी बहुत पहले से यहाँ खड़ी हैं। सही कहा। ये प्रायद्वीपीय भारत का वो प्राचीन दिल है जिसकी धड़कनें आज भी हमारे देश के भूगोल, नदियों और यहाँ तक कि संस्कृति को भी आकार दे रही हैं। और ये सफर इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों को देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पृथ्वी के इतिहास की एक खुली किताब को पढ़ना है। हम जिन अरावली जैसी श्रृंखलाओं की बात करेंगे, उन्होंने तो सोचिए डायनासोर के युग से भी पहले की दुनिया देखी है। अरे वाह! ये भारत के सबसे पुराने गवाह हैं। तो चलिए इसी सबसे पुराने गवाह, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रहरी अरावली पर्वत से ही शुरुआत करते हैं। मुझे ये तो पता है कि ये दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी कहानी शुरू होती है गुजरात के पालनपुर से। अच्छा। वहां से ये लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक पहुंचता है, जहां आज हमारा राष्ट्रपति भवन शान से खड़ा है। लेकिन इसकी आज की शक्ल और करोड़ों साल पहले की शक्ल में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, थोड़ा घिसा पिटा और कम ऊंचा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जमाने में यानी प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली एक विशाल वलित पर्वत हुआ करता था, हिमालय की तरह। ठीक आज के युवा और ऊंचे हिमालय की तरह। सोचिए, आसमान छूती चोटियां, गहरी घाटियां, एक नौजवान पहाड़ का पूरा रौब था। अच्छा। लेकिन करोड़ों सालों की हवा, पानी, मौसम की मार ने इसे धीरे धीरे तराश दिया, घिस दिया। आज जो हम देखते हैं वो उस महान पर्वत के अवशेष हैं। इसीलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। बिल्कुल। ये तो किसी पुराने अनुभवी योद्धा की तरह लगता है जो अपनी जवानी में बहुत शक्तिशाली था और आज भी उसका वजूद बहुत मायने रखता है। सही समझा आपने। तो आज के दौर में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आज इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। यह राजस्थान के माउंट आबू पर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू, वहां तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी है। हाँ, और इसी माउंट आबू पर कला का वो अद्भुत नमूना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये सोचना भी कमाल है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर इंसानी कारीगरी के इतने नायाब नमूने मौजूद हैं। तो क्या आज अरावली सिर्फ एक भूवैज्ञानिक म्यूजियम पीस बनकर रह गया है या इसका आज भी हमारी जिंदगी पर कोई सीधा असर पड़ता है? नहीं नहीं, म्यूजियम पीस, अरे ये तो आज भी भारत के एक बड़े हिस्से की किस्मत लिख रहा है। अच्छा, कैसे? इसका सबसे बड़ा काम है एक जल विभाजक का। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत लंबी दीवार है। इस दीवार पर गिरने वाला पानी अगर पश्चिम की तरफ बहा तो वो लूनी जैसी नदियों में मिलकर रेगिस्तान की तरफ चला जाएगा, और अगर पूरब की तरफ बहा तो बनास जैसी नदियों से होता हुआ चंबल के रास्ते गंगा नदी तंत्र में पहुंच जाएगा। कमाल है। मतलब ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह नदियों का रास्ता तय करता है। बिल्कुल, ये आज भी तय करता है कि पानी की एक एक बूंद किस तरफ जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि ये थार के रेगिस्तान को भी रोकने में मदद करता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये एक भूवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा की तरह है। ये दक्षिण पश्चिम से आने वाली मॉनसूनी हवाओं के समानांतर फैला हुआ है। अच्छा, पैरेलल है। हाँ, नतीजा ये होता है कि ये हवाएं बिना टकराए इसके साथ साथ आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। लेकिन इसका एक फायदा भी है। बहुत बड़ा फायदा है। ये एक भौतिक दीवार की तरह काम करता है और थार के मरुस्थल को पूरब की तरफ मतलब हरियाणा और दिल्ली के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकता है। एक मिनट, मतलब इसने दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचा रखा है? एक तरह से हाँ। और आर्थिक रूप से? हाँ, और आर्थिक रूप से। क्या इस पुरानी चट्टान में आज भी कोई खजाना छिपा है? छिपा क्या है, ये तो खजानों का भंडार है। राजस्थान की लगभग 70% खनिज संपदा इसी अरावली की देन है। 70%? जी, सीसा, जस्ता, तांबा और सबसे बढ़कर मकराना का वो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर जिसे ताजमहल बना है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला की चट्टानों से निकला है। वाह! तो ये सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और विरासत का भी एक अहम हिस्सा है। अरावली की कहानी वाकई में मुड़ने, बनने और फिर समय के साथ घिसने की एक महाकथा है। लेकिन भारत के दिल में मतलब मध्य भारत में पहाड़ों के बनने की एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। हाँ, वहां जमीन मुड़ी नहीं बल्कि टूटकर धंस गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम बात कर रहे हैं विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं की।
ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्ता पर्वत के बेहतरीन उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत? इसकी कल्पना करना बहुत आसान है। सोचिए आपके सामने एक बड़ा सा केक रखा है। अब आप उसके दोनों तरफ से 2 लंबी पट्टियां नीचे धंसा दें। बीच का जो हिस्सा अपनी जगह पर ऊंचा रह गया, बस वही ब्लॉक पर्वत है? एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन था। तो विंध्या और सतपुड़ा इसी तरह बने हैं। चलिए पहले विंध्या की बात करते हैं। इसे अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एक पारंपरिक सीमा माना जाता है। हाँ, ये एक सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजक तो है ही, लेकिन इसका एक और भी बड़ा रोल है। क्या? ये भारत के 2 महान नदी तंत्रों के बीच एक दीवार का काम करता है। विंध्य के उत्तर में बहने वाली नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब गंगा यमुना सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। और दक्षिण का पानी? जबकि इसके दक्षिण का पानी नर्मदा जैसी प्रायद्वीपीय नदियों में जाता है। तो ये भारत के पानी का एक बहुत बड़ा बंटवारा करता है। और इसकी बनावट कैसी है? क्या ये भी अरावली की तरह बहुत ऊंचा है? नहीं, इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसे सद्भावना शिखर या गुडविल पीक कहते हैं, वो महज 752 मीटर ऊंची है। बस? हाँ, ये हमें बताता है कि ये भी समय के साथ काफी घिस चुका है। लेकिन इसकी असली पहचान इसके पत्थर हैं। यहाँ मिलने वाला लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। अच्छा, वो लाल पत्थर? जी, सदियों से भारत की सबसे शानदार इमारतों में इस्तेमाल होता आया है। सांची के स्तूप से लेकर दिल्ली के लाल किले तक कई ऐतिहासिक इमारतों में विंध्य के पत्थरों की छाप है। अब आते हैं सतपुड़ा पर, जो विंध्य के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर चलता है। जैसा आपने बताया, ये दोनों तरफ से धंसी हुई घाटियों के बीच में एक सैंडविच की तरह है। एकदम सही। इसके उत्तर में नर्मदा की घाटी है और दक्षिण में ताप्ती की घाटी। ये एक क्लासिक ब्लॉक माउंटेन है जो मुख्य रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी बहुत कठोर ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। तो ये विंध्य से ज्यादा ऊंचा होगा? हाँ, ये विंध्य से ज्यादा ऊंचा और ऊबड़-खाबड़ है। और यहाँ की सबसे मशहूर जगहें कौन सी हैं? इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। धूपगढ़? और इसी महादेव पहाड़ी पर मध्य भारत का सबसे मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी बसा है, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। अच्छा। जब आप धूपगढ़ पर खड़े होते हैं तो आपको सच में महसूस होता है कि आप मध्य भारत की छत पर हैं। चारों तरफ हरियाली और नीचे गहरी घाटियां। आप सतपुड़ा की असली ताकत को महसूस कर सकते हैं। सतपुड़ा का एक और हिस्सा है मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके बारे में कुछ बहुत दिलचस्प सुनने को मिलता है। हाँ, मैकाल। एक मिनट, क्या ये सच है कि नर्मदा और सोन नदियां एक ही जगह से निकलकर बिल्कुल उल्टी दिशाओं में बहती हैं? ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये भूविज्ञान का जादू है। मैकाल पर्वत श्रेणी का जो अमरकंटक पठार है वो एक गुंबद की तरह है। गुंबद की तरह? सोचिए, एक कटोरे को उल्टा रख दिया हो। अब जब आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी चारों दिशाओं में बहेगा। अच्छा। ठीक ऐसा ही यहाँ होता है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में चली जाती है और सोन वो पूर्व की तरफ? वो पूर्व की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। एक ही जगह से जन्म लेकर 2 नदियों का ये बिल्कुल विपरीत सफर सतपुड़ा को बेहद खास बना देता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और यहाँ एक दक्कन का प्रवेश द्वार भी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, बुरहानपुर दर्रा। ये सतपुड़ा श्रृंखला में एक संकरा रास्ता है। ऐतिहासिक रूप से अगर उत्तर भारत से किसी सेना को दक्कन के पठार पर हमला करना होता था तो ये सबसे स्ट्रैटेजिक रास्ता था। अच्छा, मतलब जिसने दर्रे पे कब्जा किया उसने मानो दक्षिण का दरवाजा खोल लिया। इसलिए इसे गेटवे टू द डेक्कन कहा जाता था। तो इन पहाड़ों के जन्म की कहानी में सिर्फ जमीन के ऊपर उठने की ही बात नहीं है, बल्कि जमीन के धंसने का भी एक बहुत अहम किरदार है। बिल्कुल। इसी से तो वो घाटियां बनी जिन्हें भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। बिल्कुल। नर्मदा सोन घाटी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच का हिस्सा जब नीचे धंसा तो एक लंबी, गहरी और संकरी घाटी बन गई और इसी घाटी के ढलान का अनुसरण करते हुए नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और यही बात नर्मदा और ताप्ती को प्रायद्वीपीय भारत की बाकी बड़ी नदियों से अलग करती है ना? एकदम सही। क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब तो पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ, इन दोनों नदियों का पश्चिम की ओर बहने का कारण ही ये भ्रंश घाटियां हैं, जिनका ढलान पश्चिम की ओर है। इन घाटियों की एक और खासियत है कि यहाँ गहरी काली मिट्टी मिलती है जो ज्वालामुखी लावा से बनी है और कपास जैसी फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए ये इलाके खेती के लिए इतने समृद्ध हैं। अच्छा, एक और सवाल।
ये नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती जबकि बाकी बड़ी नदियां बनाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण भी इनकी यात्रा से जुड़ा है। ये नदियां कठोर चट्टानी जमीन से होकर तेजी से बहती हैं, इसलिए अपने साथ ज्यादा मिट्टी या मलबा नहीं ले जा पाती। तो जब ये समुद्र से मिलती हैं तो इनके पास डेल्टा बनाने के लिए जमा करने को कुछ खास नहीं होता, इसलिए ये डेल्टा की जगह ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। जहां नदी का ताजा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। सबसे पहले गुजरात की गिर की पहाड़ियां। गिर की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में है और ये पूरी दुनिया में एक ही चीज के लिए मशहूर है, एशियाई शेर। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर। ये एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र एक पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए कितना जरूरी हो सकता है। और आखिर में महाराष्ट्र की अजंता की पहाड़ियां। ये अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या इनका कोई भूवैज्ञानिक महत्व भी है? हाँ, कला और भूविज्ञान यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अजंता की पहाड़ियां दक्कन के पठार का ही हिस्सा हैं, जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। तो चट्टानों की वजह से गुफाएं बनी? हाँ, ये चट्टानें इतनी स्थिर और मुलायम थीं कि इन्हें तराश कर गुफाएं बनाना आसान था। ये गुफाएं इसीलिए बन पाईं क्योंकि यहाँ की चट्टानें कलाकारों के लिए एक बेहतरीन कैनवस थीं, और उन गुफाओं के अंदर गुप्त काल की जो चित्रकला है वो तो भारत की अनमोल धरोहर है ही। तो आज हमने प्रायद्वीपी भारत की इन पर्वत श्रृंखलाओं के कहानी की कई परतें खोली। एक तरफ अरावली है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत, जो एक बूढ़े योद्धा की तरह आज भी हमारे मौसम और पानी को नियंत्रित कर रहा है। और दूसरी तरफ विंध्य और सतपुड़ा हैं, जिनकी पैदाइश जमीन के टूटने और धंसने के एक बड़े ड्रामे से हुई, और जो आज मध्य भारत की जीवन रेखा यानी नदियों को जन्म देते हैं। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। बिल्कुल, ये वो ताकतें हैं जिन्होंने नदियों के रास्ते तय किए, खनिजों का भंडार बनाया, उपजाऊ घाटियों को जन्म दिया और यहाँ तक कि कला और इतिहास के महान केंद्रों को भी प्रभावित किया। हर पहाड़ी के पीछे एक कहानी है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अरावली पर्वत मरुस्थलीकरण को रोकने में एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है। हाँ, ये हमने बात की थी। इसने करोड़ों सालों से थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा के मैदानों की तरफ बढ़ने से रोक रखा है। लेकिन आज हम इंसान अवैध खनन और शहरीकरण से इस दीवार को तेजी से गिरा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन ये प्राचीन प्रहरी पूरी तरह से ढह गया, तो क्या रेगिस्तान को दिल्ली के दरवाजे तक आने से कोई रोक पाएगा?